अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मुआलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ और उन लोगों से जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में कोई अहम किरदार अदा किया होता है, और ख़ासकर आजकल के जो वबाई अमराज हैं उस हवाले से भी हम आपको अवेयरनेस देते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो मेडिकल में नई टेक्निक्स इंक्लूड होती रहती हैं उस बारे में भी हम आपको बताते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे जो पहले गेस्ट हैं, वो अक्सर आप मेरे प्रोग्राम में उनको देखते हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मुनीर सादिक उनको कहते हैं। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे जो अगले गेस्ट हैं वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शाजली, उनको कहते हैं। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। और डॉक्टर मोहम्मद काशिफ का एक बड़ा अच्छा सा इंट्रो है, हम खुद इनसे जानेंगे पहले कि डॉक्टर साहब अपने बारे में बताइए कि वो कहाँ कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, और उन्होंने क्या क्या मेडिकल की फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शाजली, नाम तो आपने बताया, और सबसे अच्छी बात ये कि आपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को प्रोनाउंस सही किया है, वरना लोग इसको इंटरनेशनल रेडियोलॉजी कर देते हैं। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। मैं डाओ ग्रेजुएट हूँ, डाओ मेडिकल कॉलेज, और हमारे यहाँ एक डिग्री होती है FCPS, जो कि हाईएस्ट डिग्री है पाकिस्तान में किसी मेडिकल की सब स्पेशलिटी की। और मैं FRCR यानी रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से भी सर्टिफाइड हूँ और यूरोपियन बोर्ड ऑफ रेडियोलॉजी पेरिस से भी सर्टिफाइड हूँ। साथ में मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल से 2010 में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की पोस्ट फेलोशिप की थी, और गुज़िश्ता तकरीबन 12-13 साल से मैं टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी जिसमें फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं, जिसमें ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, डाउ मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है ओझा कैंपस, इसके अलावा मेमन मेडिकल हॉस्पिटल, और अब मैं इंडस हॉस्पिटल के अंदर ये फ़राइज़ अपने अंजाम देता रहा हूँ। और हमारी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, जो कि सेशन 2023 और 25 तक है ये। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। बाकी मैं एग्ज़ामिनर हूँ और इस इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हंड्रेड्स ऑफ साइंटिफिक टॉक्स डिलीवर कर चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, और तकरीबन 40 के करीब मैं अपने मेरे शागिर्द आप कह लें या रेजिडेंट कहते हैं, मुनीर साहब को ज़्यादा पता होगा डॉक्टर साहब को, तो तकरीबन वो FCPS और MCPS यानी वो मेरे अंडर सुपरविज़न स्पेशलाइज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जब मैंने इतनी सारा इंट्रो देखा था तो मुझे लगा था कोई बहुत जो ना ओल्ड एज टाइप के हमारे डॉक्टर साहब होंगे, तो माशाल्लाह इतने यंग है और इतना कुछ इन्होंने किया। बहुत प्यारा इंट्रो आपका माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पहले मैं ये सवाल करती चलूँ कि रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो रेडियोलॉजी है, जिसको आम तौर पर लोग एक्सरे की फ़ील्ड कहते हैं, बुनियादी तौर पर वो अब बड़ी पिवटल उसकी हैसियत हो गई है इलाज मुआलजे के अंदर। यानी कोई भी डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन उस वक्त तक इलाज शुरू नहीं करता जब तक कि वो मुकम्मल तशख़ीसी अमल से ना गुजार दे मरीज़ को। और उस तशख़ीसी अमल के अंदर जो बहुत ही अहम किरदार है वो लैब्स का होता है, और रेडियोलॉजी जो हमारी मोडेलिटीज़ हैं, आपने एक्सरे का सुना होगा, अल्ट्रासाउंड तो बहुत ख़वातीन, तकरीबन 100% ख़वातीन उससे वाकिफ़ होती हैं। इसी तरह CT स्कैन है, MRI कमर के दर्द, सर्द के अमराज के लिए, और भी दीगर जगहों के होता है MRI। तो ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी कहलाती है। इसके अंदर तशख़ीस की जाती है मर्ज़ की। इस रेडियोलॉजिस्ट को जो सिर्फ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में काम करता है उसको जनरल रेडियोलॉजिस्ट या डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट वो होता है जो इससे अगला स्टेप होता है, यानी मरीज़ को एक बीमारी तशख़ीस हो गई है और उसके इलाज के लिए बग़ैर सर्जरी के वेंस के अंदर जाके या उस उज़ू के अंदर जाके इलाज करना, जिसमें कोई कट नहीं लगेगा बॉडी के ऊपर, लेकिन आप उसका इलाज कर पाएंगे। इसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं, और ऐसे फ़र्द को जो इसमें कंसल्टेंट हो उसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये बहुत ही एडवांस फील्ड है, बल्कि मेडिकल साइंस की जो अगर 2 या 3 मोस्ट एडवांस फील्ड्स हैं तो उसके अंदर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी शामिल है। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर काशिफ ने हमें बताया कि बेसिकली ये तरीका इलाज ऐसा तरीका इलाज है जिसमें कोशिश की जाती है कि मरीज़ के पेन को, उसके जो मर्ज़ के रिस्क को, और इसके साथ साथ जो रिकवरी टाइम है उसको कम से कम किया जाए ताकि मरीज़ को तकलीफ कम हो और वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। अब चलते हैं डॉक्टर मुनीर सादिक की तरफ। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि पेशेंट आपके पास आता है किस कंप्लेन के साथ जो आपको लगता है कि आपको डॉक्टर काशिफ के पास रेफ़र करना है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट? देखें, बहुत सी ऐसी अमराज हैं जिसमें अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की सहूलत से हम फ़ायदा उठा सकते हैं।
जैसे डॉक्टर काशिफ शाजली ने बताया कि जहाँ ये रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यानी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए होती है, और इस मर्ज़ की तशख़ीस के दौरान भी आप इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन का मतलब ये है कि कोई भी आप एक कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजर भी दो तरह के हो सकते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में। वो डायग्नोस्टिक भी हो सकते हैं और थेरापेटिक भी हो सकते हैं, यानी मर्ज़ की तशख़ीस में मददगार भी हो सकते हैं और मर्ज़ के इलाज में भी हो सकते हैं। और अगर हम हेड टू टो बात करें, सर से लेकर पैर तक करें, तो सैकड़ों ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ना सिर्फ हमें मददगार होती है तशख़ीस में, बल्कि इलाज के भी। अगर हम अमूमी बात करें, मिसाल के तौर पे कि किसी के फेफड़े में अगर पानी जमा हो जाता है, तो अगर उसके फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी जमा होगा तो हमें उसका टेस्ट करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है कि वो अल्ट्रासाउंड की मदद से एग्जैक्टली पानी का टेस्ट करे और पानी निकाले। और वो भी तो दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो हम टेस्ट के लिए निकालें, या फिर पानी इतना ज़्यादा है कि ज़ाहिर सी बात है कि उसको सांस लेने में मुश्किल है, तो हम उसको थेरापेटिक भी कर सकते हैं, हम उसमें कैथेटर डाल के उसको ड्रेन भी कर सकते हैं। इसी तरह हर उसमें अगर आप जाएं, जिगर में अगर आप जाएं तो जिगर के अमराज हैं, उसके अंदर जिगर में फोड़ा हो सकता है, जिसमें अगर फोड़े का साइज़ इतना ज़्यादा है कि वो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम उसमें भी कैथेटर की मदद से ड्रेन कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, और मुख्तलिफ शोबाहात में ये ना सिर्फ हेल्प करती है, मेडिसन, सर्जरी, गायनी, कैंसर, हर शोबे में इसकी डायग्नोस्टिक भी सहूलत है और इसकी इलाज के तौर पे भी सहूलत। अच्छा, मैं आपसे ड्यूरिंग द प्रोग्राम मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से भी डिटेल से पूछती जाऊंगी, तो आप हमें क्लियर बताएंगे कि ताकि लोगों को पता चले कि बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का काम क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं डॉक्टर काशिफ की तरफ। डॉक्टर काशिफ, मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आपका डिपार्टमेंट है, यानी आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो ये कितनी टाइप्स के होते हैं और बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसके पीछे देखें कॉन्सेप्ट एक आम आवाम को, हमारे जो सामीन हैं उनको समझने के लिए, ये बात तकरीबन 90-95% लोग इवन जो देहात में उनको भी पता होती है कि दिल की एंजियोग्राफी होती है। ये सबको पता है, हार्ट अटैक होता है और एक ज़माने में बड़ा ख़तरनाक मरज़ समझा जाता था। तो दिल की जैसे एंजियोग्राफी होती है वो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। दिल के अलावा पूरी बॉडी वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास है। अच्छा। यानी ब्रेन क्लॉट आ गया है, ब्रेन में फालिज का असर हो गया है, उस क्लॉट को रिट्रीव करना, निकालना और पेशेंट को सेहतयाब करना। गर्दन के अंदर अगर मिसाल के तौर पे टीबी है या कैंसर है, उसके इलाज में मदद करना, बायोप्सी करके देना, उस ट्यूमर की खून की सप्लाई को इतना कम कर देना कि जब सर्जन उसको निकालना चाहे तो बआसानी उसको निकाल सके, यानी उसको हेल्प आउट करना सर्जन को। इसी तरह जैसे कि डॉक्टर मुनीर ने कहा कि चेस्ट की, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि टीबी जिन मरीज़ों को होता है वो खून की उल्टियाँ करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा करते हैं कि उनकी बदकिस्मती से मौत भी हो जाती है। अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो अंदर जाके उन खून की नालियों को ही बंद कर देते हैं जिससे खून रिसरा होता है। अच्छा। तो उसकी जान बच जाती है। इसी तरीके से गुर्दे में ऑब्स्ट्रक्शन, आपने सुनी होगी जी, पथरी हो गई है। जी जी बिल्कुल। अगर वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक हो गई है पथरी कि वो उसने गुर्दे को सूजन आ गई है और उसको नुकसान होने का ख़तरा है, तो उसमें हम नाली डाल देते हैं ताकि उसकी प्रेशर कम हो जाए। हाइड्रोनेफ्रोसिस को कम करने के लिए जिगर का कैंसर है। अब जिगर का कैंसर पाकिस्तान हाईएस्ट प्रेवलेंस कंट्रीज़ में है जिसमें जिगर का कैंसर है, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। उसका बगैर से पहले सर्जरी होती थी, अब हम एक सुई डालते हैं, उस सुई से उस आज ही अभी भी मैं करके आ रहा हूँ, यहाँ आते वक्त भी मैं वो प्रोसीजर अच्छा। करके आया हूँ हॉस्पिटल में। तो सुई डालते हैं और अंदर ही उस पूरे एरिया को जला देते हैं कैंसर को, या अगर बिलफर्ज वो कैंसर बड़ा है तो उसकी खून की नालियाँ इस हद तक रोक दी जाती हैं कि वो मज़ीद ना बढ़े। इसी तरीके से जैसे गायनी के पेशेंट्स होते हैं, फाइब्रॉइड एक बहुत मशहूर डिजीज़ है जो कि ख़वातीन के बच्चेदानी में होती है। अब एक ऑप्शन ये है कि बच्चेदानी निकलवा दें, यूट्रस हिस्टेरेक्टमी जिसको कहते हैं। दूसरा ये कि हम फाइब्रॉइड एम्बोलाइज कर देते हैं, यानी उसकी खून की नालियों को इस हद तक कम कर देते हैं कि वो सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ जैसे है, उसके अंदर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, लोगों के पैर कट जाते हैं, उनके पैर पहले सुन्न होते हैं, फिर नीले पड़ते हैं, फिर काले पड़ते हैं और फिर काटना पड़ जाता है। अब गैंग्रीन हो जाती है, जिसको आम लोग गैंग्रीन के नाम से समझेंगे। तो उस सूरत हाल में भी बहुत सारे ऐसे मौक़े होते हैं कि जब इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अगर खून की नालियों का दौरानिया बेहतर कर दे, दौरान खून बेहतर हो जाए, तो उसकी टांग कटने से बच सकती है। इसी तरीके से जो हड्डी और जोड़ के बाज़ अमराज हैं, अब कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कि बच्चों में होते हैं, वो हड्डी के अंदर होते हैं। अब उसका जो 100% इलाज है वो ये कि हम सुई डालते हैं सीटी स्कैन में देखते हुए उस बिल्कुल पर्टिकुलर कैंसर के अंदर, और उसको जला दिया जाता है। इसी तरीके से बच्चों की खून की नालियों के पैदाइशी अमराज होते हैं जिनको वैस्कुलर एनॉमलीज़ कहते हैं,
उनका भी इलाज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है। उसमें बहुत डिसफिगरमेंट बच्चों में आ जाती है, तो उसका इलाज भी हमारे पास होता है। तो तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो सैकड़ों बीमारियों के अंदर हम लागू करते हैं उनको वक्तन फ़वक्तन। सर्जन को नीड होती है, फिजिशियन को नीड होती है। हम 360 रिसीवर हैं एक्चुअली, हर फील्ड वाले हमें अपना पेशेंट भेजते हैं और हम उनको हेल्प आउट। ठीक है, इस हवाले से भी डिटेल से मैं प्रोग्राम के दौरान जानते रहेंगे आपसे, क्योंकि डॉक्टर साहब मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से, जैसे किडनी डिजीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम जैसे आपने कहा कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे किडनी में स्टोन हो गया या आपने लिवर की बताई, इस हवाले से हम डिटेल से आपसे जानते रहेंगे। डॉक्टर मुनीर सादिक आपकी तरफ आऊँगी। ये बताइए कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है चेस्ट कंप्लेन के साथ, चेस्ट पेन हो रहा है, आपने पहले उसको प्रोसीजर करते हैं जो फिर आपको रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना पड़ता है? देखें, अगर चेस्ट पेन में इस बात का तयन है कि इसका जो चेस्ट पेन हो रहा है वो दिल की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। चेस्ट पेन सिर्फ और सिर्फ दिल की वजह से नहीं होता। अमूमी कॉमन वजह तो यही है कि हार्ट अटैक जो है एक वजह होती है या एंजाइनास की वजह होती है। इसके अलावा फेफड़ों की शरियानों का बंद होना भी एक मसला होता है जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, उसमें भी मरीज़ चेस्ट पेन के साथ आता है। तो अगर दिल की शरियान बंद है तो उस ऐसी सूरत हाल में हमें जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट वो दिल की शरियानों खोलेगा। तो जैसे डॉक्टर काशिफ ने कहा कि दिल से हट के जितनी भी जिस्म की शरियानें हैं, चाहे वो अज़ा की हैं, लिम्स की हैं या किसी ऑर्गन की हैं, जैसे गुर्दे हैं, दिमाग है या फेफड़े हैं, तो उस सूरत हाल में हमें रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प है। तो चेस्ट पेन अगर फेफड़े के अंदर किसी क्लॉट की वजह से हो रही है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है, जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करता है डायग्नोसिस के लिए। और फिर अगर हमने उसमें कोई प्रोसीजर करना है, मेडिसिन से भी इलाज होता है और कुछ कंडीशन में जो है प्रोसीजर की भी ज़रूरत होती है, तो प्रोसीजर की कंडीशन में पे जो है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की तरफ जाना पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात थोड़ी सी क्लियर करिएगा, स्टमक का दर्द या आपने जिस तरह लंग्स के हवाले से बोला या हार्ट का, इनकी सिम्टम्स थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें ताकि आवाम को पता चले कि किस चीज़ का दर्द हो रहा है। देखें, चेस्ट पेन जो है ना वो सिम्टम्स की बुनियाद पे ही डिफरेंशिएट करते हैं कि कैसे है। मिसाल के तौर पे अगर हम हार्ट के सिम्टम्स की बात करें तो क्लासिकली हार्ट का पेन जो है वो ऑन एक्सर्शन होता है, फिर इसके साथ कोई ना कोई रिस्क फैक्टर कॉमनली इन्वॉल्व होता है। फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट डिजीज़ की, डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ये तमाम वो रिस्क फैक्टर हैं जो दिल के अमराज के रिस्क को बढ़ाती हैं। तो एक तो ये रिस्क फैक्टर साथ में होते हैं तो शुबा ज़्यादा होता है। फिर वो टिपिकल चेस्ट पेन होता है जिसमें सीने के दरमियान वाले हिस्से में मरीज़ को दर्द के साथ साथ घुटन का एहसास या दबाव का एहसास होता है, और कभी कभी वो दर्द जो है ना वो रेफर्ड होता है, यानी दूसरी जगह पर जाता है, यानी दांतों की तरफ जा सकता है या हाथों की तरफ जा सकता है। लेकिन टिपिकल अलामत ये होती है कि जब मरीज़ एक्सर्ट करता है, ज़्यादा चलता है, तो दिल को ज़्यादा धड़कना पड़ता है, और जब दिल को ज़्यादा धड़कना पड़ता है तो ज़्यादा दौरान की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दिल इस काबिल नहीं होता। तो ऑक्सीजन कम हो रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एंजाइनल पेन होता है। बाकी जो मैदे की तकलीफ होती है उसमें साथ में ज़ाहिर सी बात है कि उसके साथ बदहज़मी, तेज़ाबियत, सीने में जलन या मुँह के जायके का तब्दील होना, लेकिन इसमें आप 100% डिफ्रेंशिएट नहीं करते। कुछ अलामात टिपिकल चेस्ट पेन की होती हैं जिसको हम कहते हैं टिपिकल चेस्ट पेन, उसमें तो हमें क्लियर कट लगता है कि ये दिल का मसला है। और कुछ एटिपिकल चेस्ट पेन होते हैं जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे किसी को पेन हो रहा है मूवमेंट में, उठने बैठने में, बाजू की हरकत करने में, तो इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली ये कोई मस्कुलर पेन है। तो ये वो अलामात होती हैं जिनसे आपको हेल्प मिलती है और आप उसी तरीके से उस डायरेक्शन में आप इन्वेस्टिगेशन अमूमन बाज़ लोग मैदे के दर्द को भी कहते हैं कि बस सीने में दर्द है। अब सीने में दर्द हो रहा होता है, स्टमक का दर्द की जो कंप्लेंट्स होती हैं तो वो पेशेंट बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इस हवाले से एकदम कि मैदे की दर्द की कंप्लेंट्स क्या होती है? देखिए, मैदे की दर्द भी बाज़ दफ़ा दिल चूँकि वो एक पट्टे के ऊपर होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो है वो मैदा होता है। तो दिल के निचले वाला हिस्सा जिसको हम इन्फीरियर वॉल कहते हैं या निचला हिस्सा कहते हैं, उसका अटैक मैदे की तकलीफ़ की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। तो मैदे की तरफ तकलीफ़ होना हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये मैदे का ही मसला है। बाज़ दफ़ा दिल के अमराज भी इस तरीके से मैदे की तकलीफ़ की तरह आ सकते हैं। तो इसमें अच्छा फिजिशियन डिफ्रेंशिएट कर सकेगा कि ये जो मैदे की तकलीफ़ कह रहा है ये मैदे की ही तकलीफ़ है या इन्फीरियर वॉल हमारा या दिल का निचले हिस्से का हार्ट अटैक। ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। यानी कि ये वो रेडियोलॉजी है जिसमें मरीज़ की तकलीफ़ को कम करने की कोशिश की जाती है। जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते थे, कोशिश की जाती है कि वो कम तकलीफ़ के साथ मरीज़ को सेहतयाबी की तरफ गामजन करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर मुनीर सादिक, जो इस टॉपिक पर बड़ी डिटेल से बता रहे हैं। डॉक्टर काशिफ, आपकी तरफ आऊँगी। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अमूमन ख़वातीन के बड़े मसाइल होते हैं गायनी के हवाले से, अमूमन यूट्रस में फाइब्राइड हो जाते हैं या हिस्टेक्टोमी करनी पड़ जाती है, तो ये इस वाले प्रोसीजर से कैसे मुमकिन होता है?
हाँ, सिर्फ यही नहीं है, और भी दीगर अमराज भी ख़वातीन के हैं। हम शुरू अगर करें कि जैसे बच्चा हुआ और उसके बाद खून बहने से अमवात हो जाती थी पहले, अच्छा। ये आपने सुना होगा, जी, बहुत जी, जी, कॉमन जी। सिनेरियो जी, पहले जी, होता था। अब बिल्कुल। अगर अपनी जनरेशन्स में सुना होगा आपने, लाजमी पिछली जनरेशन्स में, तो पहले तो खून बहने से ही ख़वातीन इंतकाल कर जाती थी। अब ये है कि अगर खुदा न करे ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें खून बह रहा हो बहुत ज़्यादा और जान बचाना हो, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उस खून की नालियों को बंद कर देता है, उन खून की नालियों को, और जान बच जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही हाथों से कई मतलब दर्जनों ख़वातीन की जान इसी तरह बची है और बिल्कुल जो मरने की कैफियत से वापस आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा फाइब्रॉइड्स हैं। फाइब्रॉइड्स के अंदर या जो माहाना जो एक प्रॉब्लम ख़वातीन को आता है कि खून बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके अंदर फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करने का एक तरीका तो ये हिस्टेरेक्टमी कर दें। लेकिन अगर वो कंवारी हैं, शादीशुदा नहीं है, या वो अपना यूट्रस नहीं रिमूव करवाना चाहती, तो ऐसी ख़वातीन के लिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन का प्रोसीजर ऑफ़र करता है। इसमें भी तरीक़ाकार ये होता है कि उन फाइब्रॉइड्स की खून की नालियों को हम बंद करते हैं, तो वो जैसे पौधे को आप पानी ना दें तो मुरझा जाएगा, अब छोटा हो जाएगा, इसी तरीके से फाइब्रॉइड छोटे हो जाते हैं। तो इसमें ना कोई कट लगता है पेट के ऊपर, ना ही कोई ऐसा कोई लिमिटेशन होती है वुमेन की। और इसके अलावा जो है बाज़ मरतबा जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा जी उनकी बच्चेदानी की नाली बंद है, जिसकी वजह से पैदाइश नहीं हो पा रही है। इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। एक तो हार्मोन्स वाली होती है और एक ये होती है। उस नाली को, फैलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ही ऑफ़र करते हैं और उस नाली को रिकैनलाइज कर देते हैं, जो 6 महीने से लेके 1 साल तक खुली रहती है। इस दौरान अल्लाह ने अगर उनको औलाद देनी हो तो वो हो कंसीव जाती करने में आसानी हो कंसीव जाती है। करने में ठीक है, आसानी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, पिछले दिनों मेरी फैमिली में एक केस हुआ कि वो हिस्टेरेक्टमी का केस था, वो यही था, लेज़र, उसने कहा लेज़र, वैसे तो नॉर्मल लोगों को नहीं मालूम क्या प्रोसीजर हो, तो इतना बड़ा यूट्रस 3 होल्स के ज़रिए कैसे जो ना हिस्टेरेक्टमी हुई, मुझे थोड़ा सा ये बताएं प्लीज़। हिस्टेरेक्टमी वो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी उन्होंने की होगी, उसको लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, और ये सर्जन्स आमतौर पे ऑफ़र करते हैं। और ये हिस्टेरेक्टमी देखें 100% जो है ट्रीटमेंट है, यानी अगर वो बच्चेदानी ही नहीं रहेगी तो उसके प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगे, तो वो तो सबसे ईजीएस्ट वे है। उसके भी 2 तरीक़े हैं कि पहले पूरा पेट काट के निकाला जाता था, अब वो लैप्रोस्कोपिक भी ऑफ़र करते हैं बाज़ सर्जन्स। और तीसरा प्रोसीजर वो है जो हम लोग ऑफ़र करते हैं कि जिसमें सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वॉल्यूम खुद ही कम हो जाता है फाइब्रॉइड्स का, तो सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। बेहतर हो जाए, बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर मुनीर सादिक, आप मुझे बताइए कि कोई पेशेंट आपके पास आता है, किडनी दर्द हो रहा है, उसको स्टोन है या नहीं है, पहले आप क्या उसको जो ना टेस्ट करवाएंगे, रिकमेंड करेंगे, फिर जो है ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास रिकमेंड करते हैं? देखिए, किडनी स्टोन की पोजीशन, साइज़, किसकी क्या कंपोजिशन है, इस पे डिपेंड करता है। और मर्ज़ के जो जैसे किडनी स्टोन है, उसका मेडिकल इलाज भी है, उसका सर्जिकल इलाज भी है, और फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का भी रोल है। तो उसमें डिपेंड ये करता है कि मर्ज़ की नौयत कैसी है, किस तरह के। अगर सर्जन की ज़रूरत है तो फिर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। रीनल मास के अंदर कोई स्टोन है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, यानी कहीं उसकी वजह से रुकावट हो रही है और उस रुकावट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और उस ऑब्स्ट्रक्शन को आप रिलीज़ करना चाहते हैं, तो उसमें फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के काफ़ी प्रोसीजर हैं। वो ना सिर्फ जो है वो आपके किडनी के ट्रैक में है, बल्कि उसके अलावा ब्लैडर तक भी काफ़ी प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज़ कर सकते हैं और स्टोन को जो है ना वो रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर काशिफ, एक इनकी ही सवाल से एक बार सवाल जहन में आया कि अगर किसी का क्या कहते हैं ब्लैडर का साइज़, यूरिनरी ब्लैडर का साइज़ एज के साथ नहीं बढ़ता, ग्रोथ नहीं करता, और वो साइज़ भी छोटा, तो आपका क्या किरदार होगा इस केस में? ये आमतौर पे कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसके अंदर ब्लैडर जो है अपना साइज़ नहीं कर रहा होता। इसमें इंटरवेंशन तो सिर्फ उसी वक्त आती है जब ऑब्स्ट्रक्शन की सूरत पैदा कर दे, यानी उस ब्लैडर की इतनी कैपेसिटी नहीं है और यूरिन जो है वो गुर्दे में ज़्यादा देर रुक नहीं पा रहा है और रिफ्लक्स बैक कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यूरेटर और किडनी की तरफ जा रहा है। उसके अंदर हम लोग डीजे स्टेंट एक प्रोसीजर होता है, उसमें 2 नालियाँ प्लेस हम कर देते हैं नीचे लाने तक, लेकिन इसके डेफिनेट ट्रीटमेंट सर्जन के पास होता है और वो इसके कॉन्ड्यूट्स कहलाते हैं। यूरेटर जो है वो लेके छोटी आंत के साथ मिलाए जाते हैं ताकि यूरिन जो है वो बासानी निकल सके गुर्दे से। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक ने और डॉक्टर काशिफ ने हमें डिटेल बताई है कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज़रूर देखा करें, ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि देखिए जो इल्म हम दूसरों की मालूमात
समाअत के लिए बताते हैं वो भी सदका जारिया। और आज का जो टॉपिक है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, यानी कि वो टॉपिक है जिसमें मरीज़ के जो है डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, और उसकी जो ट्रीटमेंट है बहुत ईजी वे में की जाती है कि बाहर से बॉडी में कोई वायर या कोई टूल्स इंसर्ट किया जाता है लाइक दिस कैथेटर वगैरह, या कोई भी जो डिजीज़ है उस हवाले से, ताकि मरीज़ की तकलीफ़ को, उसके पेन को और उसकी रिकवरी टाइम को कम से कम किया जाए। अब डॉक्टर काशिफ से ये जानेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है और इस हवाले से कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि किन किन हॉस्पिटल्स में ये काम होता है और वो किस तरह उधर रसाई हासिल कर सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। डॉक्टर काशिफ, ये बड़ा अहम आज का आपका टॉपिक है, तो मुझे अब ये बताइए कि इस हवाले से हम कितने हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट किया जाता है? ये तकरीबन पाकिस्तान में जितने बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और बीच में मुल्तान, ये बड़े शहरों के अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में ही हैं। तकरीबन हमारे 30 से 35 ऐसे इदारे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं इन तमाम बड़े शहरों के अंदर, जहाँ पे ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की फ़ैसिलिटी ऑफ़र की जाती है। इसके अंदर ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, जो कराची से, ताकि हमारी आवाम जी आवाम को पता चले। इंडस हॉस्पिटल में तो मैं खुद होता हूँ, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन वहाँ पे और भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं दोनों हॉस्पिटल्स में। इसी तरीके से आ खान हॉस्पिटल है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट है। फिर लाहौर में और भी हैं, डाउ यूनिवर्सिटी का ओझा कैंपस है। लाहौर के अंदर डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, PKLI एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये होता है। इसके अलावा वहाँ पे शेख ज़ैद हॉस्पिटल है और शालामार हॉस्पिटल है। ये कुछ हॉस्पिटल्स वहाँ पे बड़े हैं जहाँ पे ये ऑफ़र की जाती है ट्रीटमेंट। इसी तरीके से इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा सेटअप है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, जो कि प्राइवेट है। वहाँ पे कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल है जहाँ पे ये ट्रीटमेंट ऑफ़र की जाती है। इसके अलावा पेशावर के अंदर रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल है। कुछ गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर भी है, जैसे पेशावर के अंदर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, उसके अंदर बड़ा अच्छा सेटअप है, वहाँ पे अच्छे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं। और लाहौर के अंदर भी जैसे शेख ज़ैद मैंने आपको बताया, LGH है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, बहुत वहाँ पे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बड़ा सेटअप है। इसी तरीके से अफीरी एक आर्म फोर्सेस का हॉस्पिटल है पिंडी के अंदर, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आता है। कुछ CMHS के अंदर हमें मिल जाते हैं। तो अगर आप ढूंढना चाहें तो बड़े शहरों के अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी निस्बतन छोटे शहरों में भी है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की क्योंकि तादाद ही बहुत कम है, हमारी कुल तादाद अभी 100 से कम है जो ट्रेंड लोग हैं पाकिस्तान में, और हमें तकरीबन 2000 इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट चाहिए 23 करोड़ आवाम को सर्व करने के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड। यानी अमेरिका में 1 लाख लोगों पर एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है, पाकिस्तान में तकरीबन 36 लाख लोगों पे एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं एज अ सोसाइटी भी, मैं प्रेसिडेंट हूँ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सोसाइटी का, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं। तकरीबन हमारे पास 10 अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कि हर साल 10 इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट निकल। तो हम गवर्नमेंट से भी, आपके चैनल के तवस्सुस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जिन जिन जगहों पे कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी है, वहाँ पे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की भी फैसिलिटी एज इट इज़ आ सकती है। उसमें कोई मशीनों में बहुत फर्क नहीं होता है। जी हाँ, सिर्फ लोग चाहिए और काम करने वाले चाहिए, अच्छी नीयत हो तो ज़रूर ये सारी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल लेवल पे देखें और पाकिस्तान में कामयाबी की शरह कितनी फ़ीसद है इस हवाले से? पाकिस्तान में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के जितने प्रोसीजर हो रहे हैं वो एग्जैक्ट उसी स्टैंडर्ड पे हो रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। लिहाजा बल्कि आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि पाकिस्तान इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के प्रोसीजर बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी अमेरिका से मेरे अपने दोस्त ने, मेरे अपने क्लास फेलो ने, जो कि शिकागो में रहता है, पाकिस्तान आके मुझसे प्रोसीजर करवाया, इंक्लूडिंग उसका टिकट, उसका पूरा विज़िट और प्रोसीजर की फ़ीस। जब भी उसके पैसे जो वहाँ पे प्रोसीजर कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। तो मिसाल के तौर पर एक छोटा, हम लोग वेरिकोज वेन करते हैं, जो टांगों की फैली हुई नसें होती हैं, बहुत कॉमन बीमारी है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है जी, बच्चों की पैदाइश के बाद हो जाती है, मर्दों में भी है बहुत। उसको हम लोग एब्लेट करते हैं, यानी उसको बगैर सर्जरी के हम इलाज करते हैं उसका, और लेज़र से, जिसको एक्चुअल लेज़र वहीं काम आता है, जो असल लेज़र है वो वहाँ पे काम आता है। तो लेज़र थेरेपी से हम करते हैं। तो आप समझ लें वहाँ पे अगर वो $5000 है तो हमारे यहाँ मुश्किल से उसकी कॉस्ट $1000 भी नहीं, 1000 तो बहुत, मैं बता रहा हूँ $500 शायद होगी, 500 या $1000 के अंदर सब चीज़ हो जाती है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है, 5, 6, 7 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो लोग मेरे पास हांगकॉन्ग से भी आते हैं, मेरे पास ही नहीं बल्कि और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास भी, हांगकॉन्ग से आते हैं, कनाडा से कराने आते हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो पाकिस्तान आए,
ट्रीटमेंट करवाएं, फैमिली से भी मिलें और वापस चले जाएं, और ये सस्ता पड़ता है उनको। मतलब हमारी फिर भी इतनी कॉस्ट नहीं है जितनी बहुत बाहर कम है। अच्छा, ठीक एक है। आम आदमी के लिए तो महंगा ही लगता जी, है, जी, लेकिन जी, अगर जी। आप इंटरनेशनल से करेंगे तो बहुत कम। मेरे ख्याल से जब तकलीफ कम पता चलता है तो शायद वो पैसे लगते नहीं है कि चलो तकलीफ तो कम होगी। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन करम, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे शहरों में ये काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में हॉस्पिटल्स मुख्तलिफ नाम लिए हैं, आप उनको खुद भी सुने और दूसरों को भी बताएं ताकि लोगों की तकलीफों में आसानी का बायस हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि पेशेंट इनके पास गया और वापस आ गया, अब आपके पास कैसे फॉलोअप में रहता है? देखिए, कुछ कंडीशंस तो ऐसी हैं जिसमें फिजिशियंस भेजता है। मेडिकल कंडीशंस हैं तो मेडिकल कंडीशन का फॉलोअप तो जो है फिजिशियन के पास ही है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे डॉक्टर काशिफ शाज़ली ने बताया, बायोप्सीज़ के प्रोसीजर्स होते हैं। कॉमनली सबसे कॉमन तो अगर हम प्रोसीजर्स डायग्नोस्टिक में बात करें तो बायोप्सी प्रोसीजर हैं। दो किस्म के प्रोसीजर हैं, एक तो वेस्कुलर प्रोसीजर हैं जो डॉक्टर काशिफ शाज़ली ने बताया कि दिल की शरियानों के अलावा जितने भी शरियानों के ज़रिए प्रोसीजर हो रहे हैं वो तो वेस्कुलर प्रोसीजर्स हैं। नॉन वेस्कुलर प्रोसीजर्स वो होते हैं जो किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर हो रहे हैं, जैसे थायराइड है, लिवर है, इसमें भी ब्रेस्ट है, इसमें भी आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं और थेरेपेटिक भी कर सकते हैं। तो पेशेंट के सिम्टम पे डिपेंड करता है, और पेशेंट हमारे पास अगर मेडिकल कंडीशन के साथ आया, अगर लिवर एब्सिस के साथ आ रहा है, लिवर में कोई फोड़ा है, या कोई या फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, या पेट में पानी भरा हुआ है, या कोई ट्यूमर है, तो हम पेशेंट इनके पास भेजते हैं। पहले तो ये डायग्नोस करना है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का रोल है और किस कंडीशन में, क्योंकि अगर लिवर के अंदर कैंसर है तो तमाम कैंसर जो है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में नहीं आएंगे, उसके भी सर्टेन स्टेजेस है कि स्टेज के अंदर हमने इनको भेजना है। तो उस तयन के बाद इनके पास भेजा जाता है, और उसके बाद जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो फिर प्रोसीजर के बाद जो रेगुलर फॉलोअप होता है वो उस फील्ड का माहिर यानी फिजिशियन करेगा, या अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट है तो जिगर का करेगा। तो उस स्पेशलिटी के लोग जिसने रेफ़र किया है वो फिर प्राइमरी पेशेंट की उस डिज़ीज़ को लेके आगे लेके चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर की बात की, तो वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर इंटरवेंशन में क्या फ़र्क है, ये बताइए। सॉलिड ऑर्गन जैसे है लिवर और किडनी, और जैसे कि फेफड़े हैं या ब्रेन है, ये सॉलिड ऑर्गन्स हैं। इसके अंदर अगर हम डायरेक्ट इंटरवीन करते हैं, यानी परक्यूटेनियस स्किन से डायरेक्ट एंटर हो रहे हैं, तो इसको नॉन वेस्कुलर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर हम इसकी शरियान आर्टरी से जाएं या वेनस साइड से जाएं, वेंस वरीद के ज़रिए जाएं, तो इसको हम कहते हैं वेस्कुलर। तो अगर किसी नाली के ज़रिए जा रहे हैं तो इसको वेस्कुलर कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट परक्यूटेनियस एंट्री दे रहे हैं उसके अंदर तो उसको हम कहते हैं नॉन वेस्कुलर। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फेफड़े से पानी निकालना है तो ये नॉन वेस्कुलर है। अगर जिगर में पस पड़ गया है तो ये भी नॉन वेस्कुलर है। गुर्दे के अंदर हमने ट्यूब डाल दी उसके हाइड्रोनेफ्रोसिस को कम करने के लिए, ये भी नॉन वेस्कुलर है। लेकिन अगर हम किसी लिवर के कैंसर की खून की नालियाँ बंद कर रहे हैं तो हमें खून की नालियों से जाना पड़ता है कैथेटर के ज़रिए, वो वेस्कुलर प्रोसीजर है। क्लॉट हो गया, ब्रेन में फालिज हो गया, उसको निकालना है, वो वेस्कुलर है। बहुत सारी खून की नालियों के अमराज होते हैं जो कि जैसे वेरिकोज वेन है, वो वेस्कुलर में आ जाता है। इसी तरीके से फाइब्रॉइड्स हैं, या जैसे मैंने बताया था टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें खून की उल्टियाँ हो रही हैं, तो ये एम्बोलाइजेशन के जो प्रोसीजर हैं, नहीं, हमारे दो मेजर प्रोसीजर्स हैं वेस्कुलर में, यानी खून की नाली को बंद करना है कहीं पे और कहीं पे खोलना है। तो दोनों हमारे तरफ, कहीं पे ज़रूरत पड़ती है बंद करने की, कहीं पे खोलने की। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है और यकीनी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में। एक छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में। डॉक्टर मुनीर सादिक और डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पे, यानी कि ये एक ऐसा तरीक़ेकार है, तरीका इलाज है जिसमें मरीज़ की तकलीफ़ को कम करने की कोशिश की जाती है और ऐसे बहुत से, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पोशीदा तरीके के अमराज, उनको उनमें जो अगर कोई वेंस या हमारी कोई वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है तो उसको कहीं पर खोला जाता है और कहीं पर बंद किया जाता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, इससे पहले की जो क्या प्रिपरेशन होती है और उसके बाद क्या कंप्लेंट्स होती है, इस हवाले से प्रोसीजर, इसको हम ये कह, आम तौर पे मरीज़ों का जो सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कोई ख़तरे की बात तो नहीं है। मर्ज़ जब भी होता है तो ख़तरा ही होता है और उस ख़तरे से ही मरीज़ को हमें निकालना होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं बनिस्बत ओपन सर्जरी के। दूसरा, इसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है,
ठीक है, यानी आज अगर मैं अभी लिवर के कैंसर को ट्रीट करके आ रहा हूँ तो इस वक्त वो 9:30-10 बजे डिस्चार्ज हो चुका होगा। अच्छा। लेकिन अगर सर्जन ने उसके लिवर को काट के निकाला होता है कैंसर, तो कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसका टाइम होता है, रिकवरी टाइम होता है। इसी तरीके से तो सेफ़ जो है, सेफ़ एंड साउंड है ज़्यादा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के प्रोसीजर। दूसरी बात ये रिकवरी बहुत फास्ट है। तीसरी बात ये कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत मिनिमल हैं, बहुत ना होने के बराबर हैं। अच्छा। अगर होती भी हैं तो वो हमने ही डील करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी आर्टरी को खोल रहे हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो कि बंद हो चुकी है, हमने खोला, उसमें ब्लीड हो गया, उसको रोकना भी हमने ही है। बिल्कुल। तो गुर्दे में डाल रहे हैं कोई नाली, उसमें ब्लीड हो गया, उस ब्लीडिंग को भी रोकना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक्चुअली हम तो 360 रिसीवर हैं। जितनी कॉम्प्लिकेशंस दूसरे सर्जन से होती हैं, एक हेड एंड नेक सर्जन अगर काम कर रहा है और उससे वहाँ पे आर्टरी कट गई है, ठीक है, तो एक तो वो है कि वो खुद कंट्रोल करने की कोशिश करे, एक ये कि उससे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो हमें भेजता है कि आप एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर करें। तो आप ड्यूरिंग द सर्जरी आप मौजूद होते हैं वहाँ? हम लोग हॉस्पिटल में क्योंकि होते हैं तो वो हमें रेफर फॉरन से करते हैं, तो हम कैथ लैब में प्रोसीजर होता है, यानी एंजियोग्राफी सूट में होता है ये सारा काम। बहुत दुनिया में अब ये हो गया स्टैंडर्ड के एंजियोग्राफी सूट्स हमेशा ओटी के साथ, ऑपरेशन थिएटर के साथ ही होते हैं। लेकिन अब हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ जैसे एक फ्लोर पर ओटी है, दूसरे पे एंजियोग्राफी है, तो इतना कोई 5-10 मिनट लगते हैं कि फ़ौरन से, या अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है वो पैदाइश के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो गई है और वहाँ पे ब्लीड कर रही है, तो लिटरली वहाँ से इमरजेंसी कॉल आती है, जो ये मुनीर साहब को भी पता होगा कि एक रश कॉल कहलाती है। उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी शामिल होता है कि जी ब्लीडिंग बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, तो पेशेंट को देन एंड देयर मूव करते हैं और हम ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है प्रोसीजर्स का, और बाकी ये कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, और जो होती भी हैं तो वो हमने ही डील करनी होती हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो तरीक़ेकार में इसमें मेडिकेशंस वगैरह किस हद तक इस्तेमाल की जाती है? मेडिकेशन कैंसर की ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर ख़ासतौर पर लिवर कैंसर के अंदर जो है बाकायदा कीमोथेरेपी हम इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर। और बास जो बच्चों की ख़ासतौर पे खून की नालियों के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल होते हैं, उसमें भी हम लोग कीमोथेरेपी इंजेक्ट करते हैं। और स्क्लेरोथेरेपी भी इसको कहते हैं। जो टांग में वेरिकोज वेंस हैं, इसमें भी बाज़ मरतबा हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। यानी केमिकल्स तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन दवाई प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर नहीं हैं हम लोग ट्रीटमेंट के वो उस पार्ट तक महदूद होते हैं जो उस डिज़ीज़ के सर्जरी या सर्जरी के काउंटर, यानी अगर सर्जरी नहीं करनी तो ये वाला प्रोसीजर करा लें। उससे पहले का वर्कअप फिजिशियन करता है या सर्जन करता है, और उसके बाद का फॉलोअप भी फिजिशियन या सर्जन ही करता है। अच्छा। तो बीच में हम लोगों का रोल आता है। ऑल्दो कि हम लोग भी प्रैक्टिस करते करते दवाइयाँ आप दे ही देते हैं, लेकिन बहरहाल हम हमेशा रेफ़र करते हैं फिजिशियन को, जो ट्रीट कर रहा हो उसको प्राइमरी फिजिशियन। जैसे फार्मासिस्ट होता है, उसे पता होता है दवा किस चीज़ से बनी है, पर वो दे नहीं सकता कि देना किसको क्या। नहीं, कानूनी तौर पे हम अलाउ हैं, लेकिन अच्छा। हम रिस्पेक्ट करते हैं उस फिजिशियन की जो कि ट्रीट कर रहा हो, ताकि उसकी ट्रीटमेंट ख़राब ना हो। ठीक है। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का जो किरदार है, क्या वो हर उम्र के मरीजों में ट्रीट करते हैं? छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बड़े? इस हवाले से थोड़ा मुझे बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। पहले दिन से बच्चों के और जितनी भी उम्र इंसान की अल्लाह ताला ने दी है, हर एज ग्रुप के अंदर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के प्रोसीजर काम कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, गुर्दे में है, लिवर में है, पेरिफेरल आर्टरीज़ में है, डायबिटीज़। हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, इस वजह से ये मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरह फालिज बहुत कॉमन है। अब स्ट्रोक के कुछ सेंटर्स पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। NICVD के अंदर एक बन गया है कि मरीज़ को अगर फालिज हुआ है तो 6 घंटे में पहुँचना है। अगर 6 घंटे में आप पहुँच जाते हैं तो एक ख़ास कैथेटर ले जाके, जो शहरग होती है उसमें ले जाके केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो क्लॉट जो है गल जाता है, घुल जाता है, या उसको एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहलाती है, उसको हम खींच के नीचे ले आते हैं, तो खून का दौरानिया वापस हो जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ एज में मुख्तलिफ़ अमराज हैं, और तकरीबन अच्छे खासे अमराज के अंदर हमारी ये जो 50-60 डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स हैं ये काम कर रहे होते हैं। एक डायलिसिस का नाम आपने सुना होगा कि डायलिसिस होता है। डायलिसिस के जितने तरीक़ेकार हैं, यानी नालियाँ जो डलती हैं, चाहे वो गर्दन में डले, चाहे वो परमानेंट कैथेटर हो, या पेट के अंदर पेरिटोनियल, फिस्टूला सर्जन बनाता है। इसके अलावा जो लाइंस डलती हैं वो सारी हम लोग डालते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस अब फेमस होता जा रहा है, मैंने शुरू किया है, ये तकरीबन अब 1 साल हो गया हमें। इंडस हॉस्पिटल में हम ऑफ़र करते हैं, पाकिस्तान का वाहिद सेंटर है, या शायद एक आध जगह और होता है। तो पेट में नाली डाल दी जाती है, मरीज़ घर पे ही अपना डायलिसिस खुद करता है। अच्छा। तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी अवेयरनेस आ रही है और मरीज़ खुद डलवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि नाज़िर-ए-किराम कि जिस तरीके से मेडिकल में नई टेक्निक्स आती है तो मरीज़ों के लिए बड़ी आसानी भी अल्लाह ताला का करम है। लेकिन एक बात हमेशा हम याद रखते हैं कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हमें तकलीफ़ या बीमारी भी आती है तो इसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारे उसमें भी गुनाह बख्शे जाते हैं, तो इसमें भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परवरदिगार उन्हीं लोगों को आजमाता है जिन्हें वो पसंद करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बात बताइए कि आपके पास एक मरीज़ आया, अगर थ्रोम्बोसिस का मरीज़ आता है तो कितनी देर में इनसे कंसल्ट करना पड़ता है आपको? देखें, दो किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं थ्रोम्बोसिस की वजह क्योंकि से। जैसे इन्होंने कहा कि अगर स्ट्रोक है तो 6 घंटे में पहुंचना है पेशेंट ने, इस हवाले से भी बताइए। थ्रोम्बोसिस की अगर हम बात करते हैं तो थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होता है कि क्लॉट का किसी जगह पर जाकर शरीयान को बंद करना। तो ये भी दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो उसी जगह पर थ्रोम्बस बने, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एम्बोलस। यानी एम्बोलस का मतलब है कि जिस्म के किसी और हिस्से से खून का क्लॉट निकला और वो जाके किसी और जगह पर उसने ब्लॉक किया। मिसाल के तौर पे अगर दिल में कोई क्लॉट बना हुआ था और दिल का वो क्लॉट निकल के या तो दिमाग की तरफ गया, या फिर दिल का कोई क्लॉट निकल के कहीं शरियानों के ज़रिए से जिस्म के अच्छा, ज़रिए। ये भी प्रोसीजर हो रहा होता है। तो फेफड़ों में भी जा सकता है, दिमाग पे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आ कहाँ से रहा है। फेफड़ों में जो अमूमी तौर पे आते हैं वो गंदे शरियान से आते हैं, जिसको हम वेंस कहते हैं, और वो टांग के ज़रिए से आते हैं। और हार्ट से जो क्लॉट निकलते हैं वो अमूमी तौर पे लिम्स में जाते हैं, बाजू में जाते हैं। तो एम्बुलस हो सकता है क्लॉट या तो कि उस जगह पर खुद नहीं बना, कहीं और से उठ के आया, या फिर जो है वो थ्रोम्बस है। जैसे वो हम कैंसर के जो सेल्स कहते हैं, वो जैसे नए सेल्स प्रोडक्शन हुई तो वो ब्लड के थ्रू मेटास्टेसिस की बात करें, मेटास्टेसिस डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन हम पहले आप ये बता एम्बुलेंस के बाद अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस का मतलब ये है कि क्लॉट कहीं और बना है और जाके उसने ब्लॉकेज कहीं और की है, और थ्रोम्बस का मतलब ये है कि उसी जगह पर वो ब्लॉकेज कर रहा है। तो इसमें भी जब हम डिवाइड करते हैं तो दो किस्म के होते हैं। एक तो वो प्रॉब्लम है जो एक्यूटली हुआ है, यानी फ़ौरन से पेशेंट के हाथों में या जिस्म के उस हिस्से में तब्दीली आना शुरू हो गई है, रंगत में तब्दीली आना शुरू हो गई है, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गया। क्योंकि होगा क्या कि जब वो क्लॉट जाके किसी शरियान को बंद करेगा तो उसकी वजह से उस हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और जब वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो एरिया डेड होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर स्किन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, कलर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, और वो हिस्सा काम करना छोड़ सकता है। तो ये जो एक्यूट कंडीशन होती है, इस एक्यूट कंडीशन में फ़ौरन से इंटरवीन करने की ज़रूरत होती है। और इसमें फिर दो तरीक़ाकार से इलाज होता है। एक तरीक़ाकार तो इलाज वो है जिसमें हम थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं, यानी ऐसी दवाई देते हैं जो कि खून के उस क्लॉट को तोड़ती है। एक तो खून को पतला करना का प्रोसीजर होता है, एक उस क्लॉट को तोड़ने वाली दवाई होती हैं। लेकिन उन दवाइयों के साथ एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि जब हम वो दवाई दी जाती है तो इस चीज़ का थोड़ा रिस्क होता है कि जहाँ वो क्लॉट को डिसॉल्व करेगी तो बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी को, यानी खून के अखराज को बढ़ा सकती है। और कुछ कंडीशन में अगर वो नहीं होता तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो है वो पहले इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, अल्ट्रासाउंड भी इसके लिए यूज़ होता है, डॉपलर्स इसके लिए यूज़ होते हैं, सीटी स्कैन के सीटी एंजियो होता है, सीटी एंजियोग्राफी से पता लगता है कौन कौन से शरियान इन्वॉल्व है, बड़ी शरियान है, छोटी शरियान है, और उसमें कोई प्रोसीजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किस हद तक है, क्या ये लिम इस हद तक मुतासिर हो गया है कि अब इसको बचाना कोई जैसे हार्ट ज़्यादा हो गया है, टाइम इतना गुजर चुका है कि अब ये तो ये कितने घंटे में मरीज़ को पता चल जाना चाहिए? मतलब कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ले इतनी देर में कि थ्रोम्बस बन गया है, कि वो देख ले कि ये हार्ड हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो इसका भी कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? ये तो फ़ौरन से, जैसे भी कोई भी लिम्ब इस्कीमिया होता है तो उसके साथ पेशेंट पेन के साथ आ सकता है। तो उस वक्त तो फिजिशियन ये डिसाइड करता है कि इसको कहाँ रेफर करना है, वेस्कुलर सर्जन के पास भेजना है या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजना है। लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करके उसको कन्फर्म करना ज़रूरी होता है। और उस कंडीशन में ज़ाहिर सी बात है कि हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि वो कौन सी मॉडलिटी से, अल्ट्रासाउंड से उसको डायग्नोस करेगा, सीटी से डायग्नोस करेगा, और फिर हम उससे कंफर्म करते हैं। तो फिर ये डिसाइड होता है कि अब इसका मेडिसिन से इलाज होगा या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजना है, या इतनी देर हो चुकी है कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि अमूमन बहुत ज़्यादा जो हमारी बीमारियाँ हैं वो शुगर, ब्लड प्रेशर, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जैसे थ्रोम्बोसिस का पेशेंट आ गया, अब आपका क्या किरदार होता है और किस किस इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए आप काम करते हैं? सबसे पहले तो तशखीस है कि किस जगह पे, जहाँ पे थ्रोम्बस गया है, ठीक है, एम्बोलस जहाँ पे गया है, वो एक जगह बना था दूसरी जगह, अगर तो वो सर में गया तो सिटी स्कैन सबसे पहले किया जाता है कि फालिज का असर हुआ है पेशेंट को। और सिटी स्कैन में हम ये देख लेते हैं कि उसने ब्लीड तो नहीं करा दी है अंदर। दो तरह के फिर थ्रोम्बस, उसके फिर कॉम्प्लिकेशन होती है कि ब्लीड हुआ है या सिर्फ जो है फालिज का असर है। अगर तो वो थ्रोम्बस हमें नज़र आ जाता है और पेशेंट 6 घंटे के टाइम पीरियड में आ जाता है तो फिर वो कैथेटर वाला जो प्रोसीजर है मैंने आपको बताया है कि वो रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है। अगर तो किसी लिम्ब में आया है, यानी अपर लिम्ब में आया है या लोअर लिम्ब के अंदर आया है या मेजेंट्री में भी आता है, जो आंतें होती हैं उसकी भी शरियानों के अंदर
ये थ्रोम्बस चले जाते हैं। अगर वहाँ पे ये थ्रोम्बस चले गया है और वहाँ पे इस्कीमिया डेवलप हो रहा है तो पेशेंट के सिम्टम बड़े क्लासिकल होते हैं। फिजिशियन फ़ौरन से भाप लेता है, वो रेफ़र करता है। हम सीटी स्कैन सबसे पहले करते हैं। स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है वो या तो डॉपलर करें या अल्ट्रासाउंड, या फिर जहाँ पे फैसिलिटी सीटी की नहीं है वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और जहाँ पे फैसिलिटी है वो अल्ट्रासाउंड के साथ सीटी स्कैन भी करवा लेते हैं। तो सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जब हमें पता चल गया एक मरतबा कि यहाँ थ्रोम्बस है, तो फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ये डिसाइड करती है कि क्या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ने इसको अप्रोच करना है या वैस्कुलर सर्जन ने करना है। हमारे जो बिल्कुल काउंटर पार्ट हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो वैस्कुलर सर्जन होते हैं। यानी खून की नाली का हम तो बगैर सर्जरी के इलाज कर रहे हैं ना, उसके अंदर जाके वो उसको खोल कर इलाज करते हैं। उस खून की नाली को पूरा खोलेंगे, थ्रोम्बस निकालेंगे, खून की नाली को बंद कर देंगे। वो उनका ज़रा एग्रेसिव होता है, वही वाली फिर सर्जरी वाली सारी चीज़ें उनकी तरफ आ जाती हैं। तो ये एमडीटीज़ होती रहती हैं हर पेशेंट के ऊपर, डॉक्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं और फिर रेफ़र किया जाता है पेशेंट को। तो एमआरआई भी कराया जाता है, जैसे ब्रेन हेमरेज के अंदर या ब्रेन मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को ट्यूमर है और ट्यूमर सर्जन निकालना चाहता है लेकिन उसको डर है कि बहुत ज़्यादा खून उसमें बह सकता है, तो फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से प्री सर्जिकल एम्बोलाइजेशन कराता है। यानी सर्जरी से पहले खून की नालियों को आप बंद कर दें और हम उसकी सर्जरी करेंगे। तो ये भी तरीक़ेकार होते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ के अंदर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, किसी भी ऑर्गन की कोई वेन्स जो आपने खोली और बंद की, तो ये ब्लड सर्कुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है इस हवाले से? ब्लड सर्कुलेशन पे तो हम खुद चाहते हैं कि फ़र्क पड़े। मसलन फाइब्रॉइड्स पे हम चाहते हैं कि खून ना जाए, जब भी तो छोटे होंगे वो, ठीक है ना। और डायबिटिक फुट है किसी का, जो ज़ख़म नहीं हील हो रहा पैर के अंदर, हम चाहते हैं कि खून वहाँ पे भर के जाए ताकि ज़ख़म हील हो। तो हम जब हमारा काम यही है कि हम ब्लड फ्लो डायनामिक्स को चेंज करना चाहते हैं, कहीं पे रोकना चाहते हैं इंडिकेशंस के साथ, कहीं पे उसको खोलना चाहते हैं या ज़्यादा भेजना चाहते हैं ताकि अल्सर या जो भी डिजीज़ है वो हील हो। तो ये हमारा काम इन दोनों के दरमियान पे रहता है। सही सही। अच्छा, नॉर्मली कौन से डिजीज़ के आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कि डायबिटीज़ के हवाले से, हाइपरटेंशन के हवाले से या कैंसर के हवाले से ज़्यादातर पेशेंट कौन से हैं? हमारे पास देखें जो रेफरल है ना, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी है। ऑर्थोपेडिक हड्डी जोड़ का डॉक्टर भेजता है। कैंसर हो गया, वो चाहता है कि बच्चा या उसके वालिदैन नहीं कराना चाहते सर्जरी, तो कहते हैं जी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हम हड्डी ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा बहुत कॉमन है, बच्चों में, लड़कों में होता है और टांगों में होता है, तो हम उसमें सुई डाल के उसका इलाज कर देते हैं। हमारे पास जो है रेमेटोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं कि जॉइंट्स की डिजीज़ हो गई, उसमें इंजेक्शन अंदर लगाना है, वो हमारे पास भेज देते हैं। हमारे पास गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भेजते हैं लिवर कैंसर के लिए। हमारे पास यूरोलॉजिस्ट भेजते हैं जो गुर्दे मसाने के हैं, कि गुर्दे की तकलीफ़ है, उसमें सूजन आ गई है या गुर्दे का ट्यूमर है, उसमें भी हम लोग उसको भी हम जलाते हैं। इसी तरह पल्मोनोलॉजिस्ट हमें आम तौर पर अप्रोच करते हैं, यही पानी भर गया है उसमें, उसको निकालना है, मुस्तकिल ड्रेन करना है, या फिर बाद मरतबा लिम्फोमा एक कंडीशन होती है, यानी जो लिम्फ नोड्स का, गदूद का कैंसर है, उसकी बायोप्सी बड़ी मुश्किल होती है। वो बिल्कुल दिल के साथ चिपके हुए लिम्फ नोड्स होती हैं, वो सिटी स्कैन से हम देखते हुए वहाँ से एक पीस लेके आ जाते हैं। इसी तरह हेड एंड नेक जो जैसे नीडल बायोप्सी जिसको हम कहते हैं, हमें ब्रेस्ट सर्जन भेजती हैं। सारा वर्कअप हमारे पास होता है। मैमोग्राम के बाद उसकी बायोप्सी के बाद जो बगलों में बहुत सारी लिम्फ नोड्स आ जाती हैं, उनकी FNAC जो फाइन नीडल एस्पिरेशन होती है, और इफ़ रिक्वायर्ड तो उसके अंदर हम पिन वगैरह भी प्लेस कर देते हैं ताकि रेडिएशन थेरेपी में आसानी हो। और इसी तरीके से हेड एंड नेक सर्जन है, ENT वाले हमारे पास भेजते हैं। बहुत सारे ट्यूमर हेड एंड नेक के होते हैं जो ब्लीड करते हैं, तो उस अब सर्जरी से पहले इतना ब्लीड कर चुके होते हैं कि हेमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं हो रहा होता, तो हम फिर उसको एम्बोलाइज कर देते हैं। तो हमारे पास हर तरह के स्पेशलिटी से हमारे पास आते हैं पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपका टॉपिक हमारा ये ऐसा है आज का, इस पर तो मज़ीद भी बात की जा सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम में ज़रूर इसको रखेंगे। आप दोनों मैसेज मुझे देना चाहेंगे अपनी अपनी फील्ड के हवाले से, तो ताकि लोगों में एक मोटिवेशन पैदा हो कि डॉक्टर्स इस तरफ आएँ। हाँ जी, पहले आप। देखें, जो हेल्थ केयर है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, और टर्शरी केयर पे जो हेल्थ केयर है वो उसमें फिजिशियन का एक अपना रोल है, रेडियोलॉजिस्ट का एक अपना रोल है, और ये जो पूरी टीम है ये पूरी टीम का एक बुनियादी मकसद यही होता है कि किसी न किसी तरीके से मरीज़ की जान को बचाया जाए। और अच्छे टर्शरी केयर वो हॉस्पिटल वही होता है जिसमें हर जो कंसल्टेंट है वो अपनी डोमेन में रहते हुए काम करे, और उसके साथ वो फिर उसके साथ दूसरों के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है। हमें रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें सर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक समझने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल काम नहीं होता, कोई एक डॉक्टर काम, पूरा बोर्ड
होता है ये डॉक्टर्स का। ये एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो है ये पूरा एक पैनल होता है जो तमाम अपने अपने किरदार में रह के मरीज़ की जान बचाने का जो है वो अमल कर रहे होते हैं। सही सही। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ क्या मैसेज बस मैं ये कहूँगा कि मीडिया ने जहाँ इतना ज़्यादा अवेयरनेस का काम किया है, वहाँ पे थोड़ी सी मुबैना गफलत भी का लफ्ज़ जो है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा तमाम मीडिया अपने दोस्तों से कि मुबैना गफलत तो जज से भी हो सकती है, पायलट से भी होती है, पुलिस वालों से भी होती है, लेकिन डॉक्टर्स हजरात के ऊपर जो चस्पा कर दिया गया है, इसने मरीज़ के अंदर एक ओवरऑल नेगेटिविटी पैदा कर दी है, कि खौफ पैदा कर दिया कि डॉक्टर्स पता नहीं क्या करेंगे। यकीन करें, पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, बहुत अल्लाह वाले अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हाँ, इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो वो तमाम खराबियाँ जो सब में हैं वो हम में भी हैं, हम कोई फरिश्ता नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि पेशेंट जो पेशेंट सेंटर्डनेस है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है ठीक है। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुनीर सादिक, डॉक्टर काशिफ, आप दोनों का कीमती टाइम जिससे हमने लोगों को बहुत सारी मालूमात दी। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक था वो यकीनी तौर पर बड़ा अहम टॉपिक था, मुख्तलिफ डिजीज़ की ट्रीटमेंट के हवाले से और पेशेंट की रिस्क, पेन और उसकी जो रिकवरी टाइम को कम करने के हवाले से। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो बातें बताऊँ जो लोगों के लिए आसानी का बायस हो। आप भी इस प्रोग्राम को देखें और दूसरों को भी अवेयरनेस दें। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।